नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे पर्यावरण के सीरीज का 11वां वीडियो है और पर्यावरण संरक्षण का चौथा भाग है। और आज का टॉपिक है संरक्षण आगार एवं समुदाय आगार, जिसे इंग्लिश में कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व के नाम से जाना जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में संशोधन करके 2002 में इन दोनों को लाया गया ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ समुदाय एवं संस्कृति के अधिकारों की भी रक्षा हो सके। आइए थोड़ा सा डिटेल में इसके संबंध में जानकारी लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण के जो नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलावा दो संरक्षण क्षेत्र संरक्षण आगार और समुदाय आगार आते हैं। ये दोनों आगार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के संशोधन के फलस्वरूप 2002 में लाया गया था। जो हमें मानवीय गतिविधियों जिसके अंतर्गत शिकार एवं तस्करी आती है, उस वजह से वनस्पतियों और प्राणियों पर बहुत सारे संकट उत्पन्न होते हैं। उन संकटों से निपटने के लिए कंजर्वेशन और कम्युनिटी रिजर्व बनाया गया। उसके बाद देखेंगे कि इसका उद्देश्य जो अपना ये संरक्षण आगार और समुदाय का उद्देश्य वन्य जीव एवं प्रकृति का संरक्षण ही है, लेकिन समुदाय के अधिकारों और उनकी संस्कृति को मान्यता भी इसके साथ साथ देने का भी बात कही गई है। समुदायों को वनों पर अधिकार दिया जाएगा। इसके अंतर्गत समुदाय जो होते हैं, कम्युनिटी होती है, वनों पर उनको अधिकार दिया जाएगा। उसके बाद संरक्षण और समुदाय आगार राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के बाद एक छोटा सा क्षेत्र होता है। कुल कहें तो ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच एक क्षेत्र होता है, माने एक बफर जोन का काम होता है, गलियारा का काम करता है ये दोनों। इसमें संरक्षण आगार और समुदाय आगार इसके अंतर्गत समुदाय के अधिकार एवं संस्कृति की रक्षा की जाती है। थोड़ा सा और डिटेल में प्रवेश करते हैं। आइए बारी बारी से दोनों आगारों के संबंध में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। पहला अपना है संरक्षण आगार, यानी कि सरकार का अधिकार होता है। यहाँ पर सरकार संरक्षित घोषित करने से पहले वहाँ के समुदाय से विचार विमर्श करती है। माने किसी क्षेत्र को संरक्षण आगार घोषित करना है तो सरकार वहाँ के समुदाय से विचार विमर्श करती है। उसके बाद फ्लोरा और फौना एवं भूदृश्य को संरक्षित घोषित किया जाता है। इस संरक्षित क्षेत्र में वहाँ के समुदाय की गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो लोग आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होता है। एक कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है और इसमें समुदाय के लोग होते हैं। इस क्षेत्र का प्रबंधन इस समुदाय के लोग ही करते हैं। तो इस कमेटी के अंतर्गत ठीक है, केवल इस पर सरकार का अधिकार होता है। लेकिन यहाँ समुदाय वाला जो अधिकार है, इसमें निजी क्षेत्र के लोगों का अधिकार होता है। भूमि पर लोगों के द्वारा ही समुदाय आगार घोषित किया जाता है। एंड फ्लोरा एंड फौना और समुदाय का अधिकार एवं संस्कृति की रक्षा होता है और समुदाय स्वेच्छा से ही संरक्षण का काम करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि कर्नाटक में कोकरेबेलूर गांव है, जहां पर बहुत सारी हर वर्ष अक्टूबर में प्रवासी पक्षियाँ आती है, वहां पर अंडा देती है, घोंसला बनाती है और अप्रैल में ये वापस फिर लौट जाती है। वो उन पक्षियों का नाम है पेंटेंट स्टॉर्क स्पॉट बॉइल्ड पेलिकन। इन पक्षियों की और इनके अंडों की और तथा घोंसलों की रक्षा यहाँ के लोग करते हैं, अपनी बेटियों की तरह करते हैं। जिस तरह से बेटियाँ गर्भवती होती है तो अपने मायके चली जाती है, उसी प्रकार यहाँ भी इन पक्षियों को अपनी बेटियों की तरह मानते हैं और इनकी अंडे एवं घोंसलों की सुरक्षा करते हैं। तो ये रहा अपना संरक्षण आगार और समुदाय आगार। आगे देखते हैं संरक्षित वन। अगला टॉपिक है वन संरक्षण के संबंध में आरक्षित वन एवं संरक्षित वन, जिसे रिजर्व्ड फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं। आरक्षित वन और संरक्षित वन भारतीय वन अधिनियम 1927 याद कर लीजिएगा में इन दोनों वनों का उल्लेख किया गया है और जो उस समय परिभाषा थी वो परिभाषा आज भी मौजूद है, वही है। वनों के कुछ क्षेत्रों को संरक्षित किया जाए। इसके अंतर्गत वनों के कुछ क्षेत्रों को संरक्षित किया जाता है क्योंकि वनों में रह रहे लोग वनों को नष्ट कर रहे हैं, उनके उत्पाद एवं संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि राज्य को राजस्व की हानि हो रही है। तो इस तरह से दो वनों के बारे में सोचा गया और उन्हें दो वर्गों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत पहला अपना आता है आरक्षित वन, दूसरा आता है संरक्षित वन, जिसे रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों की घोषणा मतलब आरक्षित वन और संरक्षित वन की घोषणा का अधिकार राज्य सरकार को है, याद कर लीजिएगा ये। उसके बाद अब बारी बारी से इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। आरक्षित वन में होता है कि यहाँ पर मानव हस्तक्षेप पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। मानवीय गतिविधियाँ संभव नहीं है, लकड़ी नहीं काट सकते, वन उत्पाद नहीं प्राप्त कर सकते, यहाँ पशुचरण नहीं कर सकते, यानी कि पूरी तरह से मानवीय गतिविधियों को
अलाउ नहीं किया गया है, जबकि संरक्षित वन में इस क्षेत्र के स्थानीय निवासी को पशुचरण की व्यवस्था की गई है। वनों के उत्पाद का उपयोग आजीविका के अन्य साधनों जो वनों में दिखते हैं उनको भी उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन कुछ नियम एवं कानून का पालन करते हुए वहाँ के लोग। ठीक है, तो ये रहा अपना आरक्षित एवं संरक्षित वन। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।